हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ये जो एक सीरीज चला रहे हैं, अभी एक बुक को पूरा करवा रहे हैं जिसमें हम यूपी पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो जितने भी यूपी पीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और पीछे टाइम में करवाए गए हैं दोस्तों, सभी के जो है पीवाईक्यू यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो टाइम कंज्यूम होता है वो इसमें इस टाइम सेविंग के लिए ये फैक्ट जो है, फैक्चुअल वीडियो जो है, ये बुक जो है बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि आपको जो है इसमें वन लाइनर दिए गए हैं और 25,000 प्लस, और इसका नाम है रैपिड फायर 25,000 प्लस क्वेश्चंस जो है इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसको आप तैयार करें और इसके द्वारा जो है अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। और इस क्लास को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ने लगेगा और आप ये अपने अंदर महसूस करने लगेंगे कि हाँ, हमने जो है कुछ पढ़ा है और हमारे अंदर जो जोश होता है, जो आपके अंदर जोश होता है, वो जोश जो है आपका डेवलप होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो का लिंक जो है शेयर करें, और जिसके माध्यम से जो आपका दोस्त यूपीपीएससी की जो भी परीक्षा देने जा रहा हो, तो दोस्तों उसके जो परीक्षा में जो डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ से फंस सकें। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है भूगोल की जो है डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन भूगोल यानी भारत का भूगोल जो है, ज्योग्राफी स्टार्ट करी है हमने। तो इसमें क्या है, आज हम जो है भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पूरा करवाने के बाद हम जो है विश्व का भूगोल पूरा करवाएंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के वीडियो दे रखे हैं, जो आपकी जो प्राचीन जो इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास और जो है आधुनिक इतिहास, उसके जो है वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप उनको जो है हमारे वीडियो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, और उसी के साथ साथ टॉपिक है आपका, हम जिस पर बात करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो है भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल सिचुएशन की बात करने वाले हैं। उससे जितने भी क्वेश्चन बने हुए होंगे उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो दोस्तों कई सारे राज्य दिए गए होंगे, उसमें से एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय की सीमा जो है किससे नहीं लगती है, भूटान से नहीं लगती है, क्योंकि ये जो राज्य है असम के नीचे है। तो इस वजह से इसकी जो है गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये सब मेघालय में हैं। तो ये जो है आपको, जैसे अब मैं बताऊँ तो ये जो है ऐसे करके अगर नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पर ये बसा हुआ राज्य है, इसके ऊपर अब भूटान है यहाँ, तो इसकी सीमा नहीं लग पाती है भूटान से, इस वजह से। तो आप समझ सकते हैं। तो इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, कितने हैं, 9 राज्य स्थित हैं। इसके अलावा कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, वैसे तो दोस्तों ये जो है राजस्थान गुजरात से लेकर और जो है आपकी त्रिपुरा मिजोरम तक जो है गुजरती है। लेकिन इसमें जो है पीछे के जो है जो स्टेट हैं वो ही पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें से जो 4 पूछे गए होंगे, जिसमें से 3 यहाँ हैं कि वो त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा बात करते हैं आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेंटियर सेल्सियस का दार्जिलिंग का होता है कितना। अच्छा देखिए, आगरा का तापमान जनवरी में कितना होता है, 16 सेल्सियस, और जो है अब यहाँ पर दार्जिलिंग का पूछ रहा है कि कितना होता है। तो दार्जिलिंग में दोस्तों वहाँ पर बहुत ठंडी होती है, और दार्जिलिंग जो है ये दोस्तों जो है कलकत्ता बिहार कोलकाता यानी पश्चिमी बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग दोस्तों। और ये जो है बिहार बॉर्डर पर जो है, वहाँ से थोड़ा सा नज़दीक है, 200 किलोमीटर दूर है वहाँ से, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ही लगभग, मेरी जानकारी में जहाँ तक मैंने देखा है।
वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, संसार का लगभग 2.4 यानी 2.4% क्षेत्र आता है भारत के अंतर्गत। भारत के अंतर्गत कितना आता है भाग? संसार का 2.4% क्षेत्र आता है। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का वह भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो श्रीलंका राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो उस टाइम पे होगा जिस टाइम पे जो है क्या सीन है 2014, लेकिन अभी भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो प्रणाली का शासन है। इसके अलावा बात करते हैं, ये क्वेश्चन है 2014 का। तो इसके अलावा बात करते हैं भारत की कन्याकुमारी अवस्थित है, ये दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा प्रादीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, ये भी दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिण स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि हमारा भारत ही भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, इस वजह से ये जो है उत्तर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों, वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, दोस्तों कोलकाता जो है। अब इसमें जो शहर दिए गए होंगे उसमें से कोलकाता जो है उसके नज़दीक होगा, इस वजह से उसका नाम है। वैसे तो भोपाल, रांची वगैरह ये बहुत सारे सिटी जो हैं क्या हैं, कर्क रेखा के नज़दीक हैं। गांधीनगर भी नज़दीक है गुजरात का, तो इस वजह से जो है ये कोलकाता दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से नज़दीक है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के नज़दीक है, तो वो दोस्तों उदयपुर जो है ये कहाँ है? त्रिपुरा का जो है उदयपुर जो है। अब इसमें भी निम्नलिखित यानी 2-4 दिए गए होंगे, उसमें से उदयपुर जो है नज़दीक है। अब उसके अलावा और अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है कौन सा नगर है? गांधीनगर। ये एक तरह के क्वेश्चन है सारे। तो इसके अलावा बात करते हैं अब, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, वो मणिपुर है। मणिपुर कर्क रेखा के कहाँ है? उत्तर में स्थित है, क्योंकि वो मिजोरम होके निकल जाती है, और मणिपुर जो है मणिपुर कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, क्योंकि मणिपुर, नागालैंड ऊपर पड़ते हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखें। इसके अलावा अब बात करते हैं कितने जो है भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 जो है प्रदेशों से होकर गुजरती है। सबसे पहला किस से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, और इसके अलावा किससे गुजरती है? झारखंड से गुजरती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उसके बाद त्रिपुरा से गुजरती है, उसके बाद किससे गुजरती है? मिजोरम से गुजरती है, उसके बाद एक और से गुजरती है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। इसके अलावा अब बात करते हैं 80 अगले क्वेश्चन की। 80 सेल्सियस पूर्वी यानी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 सेंटीग्रेड 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है? तो वो दोस्तों 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का कहाँ है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। कितना होगा? 120 पर 120 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? तो दोस्तों 2:30 बज रहा होगा। हम उसके हिसाब से देखेंगे तो 2:30 बज रहा होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कि भारतीय मानक समय यामोत्तर के नज़दीक स्थित है शहर, वो कौन सा है? मिर्ज़ापुर। इसके अलावा भारतीय मानक समय IST लिया जाता है प्रयागराज, नैनी। इसके अलावा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है
कौन बनाता है? ये दोस्तों बनाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किस किस को जो है अलग करता है, किस किस के बीच में बना हुआ है? ये दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में बना हुआ है। किसके बीच में बना है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में बना हुआ है। इसके अलावा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे उगता है, अरुणाचल के तिरप में जो है सूर्योदय जो है 5 बजे प्रातः होता है, तो दोस्तों गुजरात के कंडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो दोस्तों वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 30 डिग्री होती है। इस वजह से जो है इसको जो है 1 डिग्री का मतलब होता है कितना? 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, और यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है। कहाँ से? 30 डिग्री में कितना होगा? 30 में जब गुणा करेंगे 4 का तो दोस्तों वो 2 घंटे बनेगा। तो इसके हिसाब से जो है 7 बजे जो है सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात में होगा। तभी वहाँ हमारे भारत में जो है टाइम जोन की अलग अलग मांग होती है, क्योंकि वहाँ ऑफिस जब खुलते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी ऑफिस, जैसे 9 वहाँ पर बहुत जो है जल्दी बज जाते हैं, अंधेरा हुआ होता है, और यहाँ पर जो है 9 जब बजते हैं तो दोपहर हो जाता है। इस वजह से दोस्तों ये चीज़ें जो है अलग अलग टाइम जोन है, तो जो ये जो है मांग चलती रहती हैं। अब इसके अलावा अब बात करते हैं भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर फंसने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखें इसको। इसके अलावा अब बात करते हैं भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर यानी मेरिडियन पर देखी है? तो दोस्तों ये दोस्तों कितने पर देखी है? तो 92 अंश 30 डिग्री पूर्व पर देखी है। इसके अलावा भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान उज्जैन है। कौन सा है? उज्जैन। इसके अलावा रेड क्लिफ लाइन रेखा निर्धारित करती है क्या निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है क्या निर्धारित होती है? एक सीमा है जिसका नाम है बॉर्डर लाइन, जो है जिसका नाम है रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया है। ठीक है, हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो है रेखा है। इसके अलावा बात करते हैं डूरंड लाइन की। ये किसके बीच है? ये दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा किसके बीच है? तो ये दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके अलावा आप बात करते हैं सूर्य की अनुलंबित किरणें जो हैं कभी नहीं प्राप्त होंगी। तो ये दोस्तों कहाँ नहीं प्राप्त होंगी? वो दोस्तों श्रीनगर को प्राप्त नहीं होंगी। सूर्य श्रीनगर को नहीं होंगे, वो ऐसे जो है उस पर बना हुआ है जिस वहाँ जो है अनुलंबित किरणें जो है कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इसके अलावा अब बात करते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर सेट है वो वहाँ का श्रीनगर जो है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अरुणाचल में सूर्योदय प्रातः 5 बजे होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय कितने बजे जो है संभावित रहेगा? दोस्तों ये भी यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, एई के एग्जाम में आया हुआ है। तो 7 बजे होगा ये जो है, 7 बजे, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है। इसके अलावा बात करते हैं भारत का प्राचीन भाग है दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं, यानी राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ प्रशासित राज्य जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत की वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य आपका गुजरात, जिसकी तटरेखा ऐसे बनी हुई है और सबसे लंबी तटरेखा है उसकी। इसके अलावा सिलवासा राजधानी है किसकी? सिलवासा राजधानी दादरा एवं हवेली की। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है तो वो किसमें है? संघ राज्य में ऐसा कौन सा संघ राज्य है जिसमें सबसे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है? वो है आपका दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में
से क्षेत्रफल में सबसे लंबा लद्दाख यानी लद्दाख जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका है क्षेत्रफल जो है 69,146 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर फुट है। कितना है, कितना स्क्वायर, कितना है 69,146 किलोमीटर स्क्वायर, इसका जो है क्या है, वो जो है इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा जैसे किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जब निकालते हैं इस तरीके से है, तो इसने इतने एरिया में बसा हुआ है, अब यहाँ से ये दूरी चलेगा तो इतनी बैठेगी 69,148, यानी वैसे भी आप अगर किसी का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं, गोलाकार है ये, इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो है L इंटू वी, इस तरीके से भी निकलता है, लेन देन लंबाई लंबाई गुना चौड़ाई से भी निकलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये जो है इसका क्षेत्रफल ये वाला है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, जिसका नाम क्या है, 8वीं बहन है आपकी सिक्किम। कौन सी बहन है, सिक्किम, जिसके नाम 7 सिस्टर के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों जो पूर्वी राज्य हैं उनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसमें जो है सिक्किम है तो अब 8 सिस्टर के नाम से भी इनको जाना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो दोस्तों ऐसे त्रिपुरा जो है इस तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से इस तरह से जो है त्रिपुरा घिरा हुआ है, इस तरह से ये जो है त्रिपुरा बना हुआ है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य वह भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है आपका लक्षद्वीप। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह शहर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो वो किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो वो जो है गुवाहाटी है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि गुवाहाटी जो है किसकी राजधानी है, ये असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है। असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो राजधानी है वो किसकी है, असम की राजधानी है, असम की राजधानी, हाँ सॉरी या हाँ, असम की राजधानी तो दिसपुर है दोस्तों। ये जो है वास्तव में असम की राजधानी नहीं है, लेकिन बहुत फेमस शहर है, प्रसिद्ध शहर है गुवाहाटी जो है। और गुवाहाटी में ही एक मंदिर है जिनका नाम है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी के पास पड़ता है, और वहीं पे गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर है, जहाँ जो है पीरियड की देवी जो है, एक देवी हैं कामाख्या देवी, उनको जो है पीरियड टाइम में जो वो रहती हैं, उस तरह का जो मंदिर है वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेचुरल आज भी जो है प्रकृति जिंदा है, वो चीज़ आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। तो इसके लिए जो है असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर है, दिसपुर राजधानी है असम की, ये चीज़ याद रखें। गुवाहाटी जो है किसी जो है क्या है, वह शहर जो है किसी की राजधानी नहीं है, राज्य की राजधानी नहीं है। इसके अलावा आप बात करते हैं सीमावर्ती देश यानी बॉर्डर लाइन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच होती है, तो दोस्तों ये होती है भारत और चीन के बारे में। अब एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूँ कि देखिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में बनी हुई है, तो ये दोस्तों रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच यानी भारत के बीच बनी हुई है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में बनी हुई है। और इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो हमारे हाँ, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में बनी हुई है, ये जो हो गया। अब इसके अलावा अब बात करते हैं कि भारत के वे राज्य जहाँ संघ राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ऐसे राज्य भारत के वे संघ प्रशासित प्रदेश या राज्य जो किससे सीमा बनाते हैं, वो दोस्तों बनाते हैं पाकिस्तान से सीमा। तो पाकिस्तान से सीमा कौन बनाता है, देखिए गुजरात बनाता है, राजस्थान बनाता है, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, अब लद्दाख भी बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दोस्तों जो है सीमा बनाते हैं किससे, पाकिस्तान से। इसके अलावा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य कौन सा है,
त्रिपुरा है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वो कौन सा है? वो जो है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार की सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। म्यांमार की सीमा, म्यांमार के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो सबसे पहले सूर्यखा निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में क्या आता है? नागालैंड, जहाँ नागा पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में क्या है? मणिपुर है। मणिपुर की जहाँ अभी जहाँ पर हिंसा भड़की हुई है मणिपुर में। अच्छा, उसके बाद क्या आता है सबसे नीचे? तो वो आता है मिजोरम, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये जो है आप सूर्य सबसे पहले निकलता है। यहाँ पर जो है क्या होता है? यहाँ पर हिंसा भड़की हुई है और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो है मिजोरम जो है सबसे नीचे का राष्ट्र है, जहाँ से क्या होता है? कर्क रेखा निकलती है। इसके अलावा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो है एक तरफ क्या दिए गए हैं? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट दिए गए हैं, तट, और एक तरफ अवस्थिति दी गई है। तो कौन सा तट कहाँ पर है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब दोस्तों घोघला जो है कहाँ पर है? ये दीव में है। और ये कासरगोड कहाँ है? कर्नाटक में। कप्पड़ कहाँ पर है? केरल में। और रूसीकोंडा कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र जो विस्तार है उसकी दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, कितने एरिया में जो है हम अपने जो है कार्यक्रम चला सकते हैं, कब कहाँ तक हमारा तट माना जाता है। तो दोस्तों तट से 12 समुद्री मील, समुद्री मील का मतलब होता है नॉटिकल माइल तक हम जो है क्या कर सकते हैं? अपने जल क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मणिपुर, जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मणिपुर के नीचे एक और राज्य है। कौन सा राज्य है? उसका नाम है मिजोरम। और मिजोरम से क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरफ क्या दिए गए हैं? एक तरफ जो है सिटीज़ दी गई हैं, सिटी हैं, और एक तरफ क्या दिए गए हैं? उनकी जो है उनमें किस लिए वो फेमस हैं वो चीज़ दी गई है। तो अब मिलान करना है। तो चंडीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रशासनिक नगर के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन किसके लिए प्रसिद्ध है? शांति निकेतन जो है ये शैक्षिक नगर के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं धनबाद की। धनबाद कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। खनन नगर के लिए ये प्रसिद्ध है। माउंट आबू की बात हो रही है यहाँ पर। आबू जो है राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, जहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वहीं दोस्तों ये जो है पर्यटन नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं किसकी? करते हैं पर्वतीय एवं पठारी मैदानों के क्षेत्रों की, माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन एरियाज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले पहाड़ और पर्वतों के बारे में बात करेंगे। तो माउंटेन एंड हिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दर्रा एक साइड दिए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य एक साइड दिए गए हैं। कौन सा कहाँ स्थित है उसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो देवसा जो है, देवसा कहाँ पर है? हिमाचल में। देवसा कहाँ है? हिमाचल में। देवसा हिमाचल में। नीति दर्रा कहाँ पर है? नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। चांगला दर्रा कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। अब बात करते हैं बनियाल दर्रा की। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है भैया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बनियाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसके अलावा दोदा बेट्टा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। क्या स्थित है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में? दोस्तों ये जो है हिमालय में त्रिशूल शिखर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इसके अलावा
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगली सूची दी गई है, एक साइड सूची 1, सूची 2 दूसरी साइड। तो पहाड़ी दी गई है, पर्वत दिए गए हैं एक साइड और उनकी अवस्थिति क्या है वो दिया गया है दूसरी साइड। तो बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो भागलपुर बिहार, सबको पता होगा, भागलपुर बिहार बटेश्वर, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेलारी की बात करें, बेलारी श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये भैया कर्नाटक में है। इसके अलावा चिन की बात करते हैं, चिन कहाँ से, चिन श्रृंखला कहाँ पर मिलती है, ये मणिपुर में मिलती है, मणिपुर में मिलती है जहाँ पर हिंसा अभी भड़की हुई है। इसके अलावा बात करते हैं दोसी पहाड़ी, दोसी पहाड़ी जो है कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है, महेंद्रगढ़ हरियाणा में जो है क्या है, दोसी पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राज्य एक साइड और दूसरी साइड भारत की चोटी। तो तमिलनाडु में दोद्दा बेट्टा कहाँ पर है, दोद्दा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर जो है एक चोटी है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में क्या है, गुरु शिखर है। ये गुरु शिखर कहाँ पर है, तो ये जो है राजस्थान में है दोस्तों, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। इसके अलावा बात करते हैं नागालैंड की, नागालैंड में सारामती चोटी, नागालैंड सारामती चोटी। इसके अलावा नागालैंड की सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की कौन सी है, धूपगढ़ चोटी। ये दोस्तों याद करें, धूपगढ़ चोटी भी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा बात करते हैं गुरला मंदाता, गुरला मंदाता शिखर जो है स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है हिमालय पर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है श्रृंखला वो कहाँ पर स्थित है, तो वो दोस्तों इलायची कार्डेमम पहाड़ी जो है ये दोस्तों स्थित है हमारे दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर, भारत के दक्षिण एरिया में स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो वो है इलायची कार्डेमम की पहाड़ी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा अब बात करते हैं भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, धारवाड़ क्रम को। धारवाड़ क्रम की जो है जो पहाड़ियाँ हैं उनको जो है जाना जाता है खनिज भंडार के रूप में, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और नीचा होता हुआ पठार है, और एवं इसकी जो उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित जो है, ये जो सभी कथन संबंधित हैं, किसमें संबंधित हैं, ये दोस्तों पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, पश्चिमी घाट से। इसके अलावा कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ पर, ये दोस्तों भारत में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है, सिक्किम भारत में स्थित है, ठीक है, सिक्किम भारत में कंचनजंगा स्थित है। अक्षय चीन का भाग जो है कहाँ पर है, लद्दाख पठार, लद्दाख में पाया जाता है। इसके अलावा आप बात करते हैं हिमालय का पर्यायवाची क्या है, महान हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची शब्द है महान हिमालय। इसके अलावा पीर पंजाल की बात करते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, सबसे लंबी जो जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी जो है श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, वे पर्वत श्रेणी कौन सी हैं, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल की जो श्रेणियाँ हैं, जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं धौलाधर और पीर पंजाल, उनके बीच में कुल्लू की घाटी जो है स्थित है, जहाँ पर आप जाते हैं कुल्लू मनाली घूमने। कुल्लू मनाली जो है दोस्तों बहुत सारे लोग जो है घूमने जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा, उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो कौन सा है, नंदा देवी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, अब ये कहाँ पहुँच गया है, अब ये दोस्तों नंदा देवी जो है ये जो है हरिद्वार में है ये चोटी। अब हरिद्वार में नंदा देवी के नाम से अभी भी वहाँ पर बहुत ऊंची चोटी है हरिद्वार में जो है। इसके अलावा बात करते हैं
इसके अलावा बात करते हैं वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। कौन सी हैं? मिलन स्थल को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाने वाली पहाड़ी कौन सी हैं? वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके अलावा कार्डमम कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है, वे कौन सी किसकी सीमाओं पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ? तो भैया वो कौन की सीमाओं पर हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। कौन? वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों को बहुत फास्ट बोलने के चक्कर में अगर टंग स्लिप हो जाती हो तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे वेरी वेरी सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि आपको जो है फीलिंग और आपको कंटेंट समझना चाहिए, ना कि मेरी जुबान पकड़नी चाहिए कि मैं क्या जो है मिस प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक। इसके अलावा आप बात करते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईबुड़ी। अनाईबुड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत की बात करते हैं, नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी हरिद्वार में स्थित है। इसी तरह से नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अब बात करते हैं लघु हिमकाल माना जाता है। लघु हिमकाल माना गया है, ये कब तक माना गया है? ये 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक लघु काल माना गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। कौन सी चोटी है? सैंडल पीक। कुल्लू की घाटी जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। किन के बीच में स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? नवीन का मतलब नई, वो है दोस्तों शिवालिक जो है सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक है। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। लघु हिमालय धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? तो लघु हिमालय पर स्थित हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य में स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और अगर मैं बात करूँ कि नर्मदा से ऊपर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदियाँ बहती है? वो नर्मदा नदी बहती है, माँ नर्मदा बहती हैं। जिसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? केरल। एक तरफ राज्य दिए गए, दूसरी तरफ चोटियाँ। सबसे पहले केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईबुड़ी। इसके अलावा बात करते हैं नागालैंड की सारामती। अच्छा, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोदा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? नौकरेक की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर हैं? तो ये दोस्तों मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नौकरेक की पहाड़ियाँ। अच्छा, इसके अलावा चोटी नौकरेक कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया भी कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। इसके अलावा अगस्त्यमलाई की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? केरल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और देहांग और देवांग कहाँ पर हैं? तो ये दोस्तों जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा बात करते हैं मैकाल रेंज की। मैकाल रेंज जो है छत्तीसगढ़ में है। और जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। क्या अवस्थित है भैया? उनके बीच में अवस्थित है आपका लेह जो है पहले ये जो है डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन आजकल लेह जो है ये जो है लद्दाख की राजधानी बन गया है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसके अलावा बात करते हैं पठारी क्षेत्र की, प्लेटू एरिया की। तो दंडकारण्य जो अवस्थित है कहाँ पर? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या स्थित है? दंडकारण्य का पठार बोलते हैं इसको। इसके अलावा बात करते हैं अब क्या बात करते हैं? मेघालय के पठार की बात करते हैं। तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय खंड में स्थित है। मेघालय का पठार कहाँ पर स्थित है? प्रायद्वीपीय खंड में स्थित है। तो अब बात करते हैं, अगर इससे रिलेटेड आपको अगर क्या देखनी है, मैपिंग सीरीज देखनी है,
तो हमारी बहुत जल्दी मैपिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है, आप उसको देखने के लिए जो है तैयार रहें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल इस का विस्तार है, तो कौन सा विस्तार है? वो आपका प्लीस्टोसीन एवं अभिनव भारत जमाव का। अच्छा, किसका है? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का जो है क्या है? ये जो है मरुस्थल विस्तार है। ठीक, अब जो है अब बात करते हैं राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का विस्तार है, तो प्लीस्टोसीन और जो है एवं अभिनव जमाव का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? उसको कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। अब बात करने वाले हैं अगला टॉपिक कौन सा है? अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है? ड्राइनेज सिस्टम। ड्राइनेज सिस्टम जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब जो है सबसे पहला जो टॉपिक है ड्राइनेज सिस्टम में वो है सिंधु बेसिन। सिंधु बेसिन के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पंचनद जो है पंचनद में सम्मिलित नहीं है, पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो वो जो है सिंधु नहीं है, सिंधु। इसके अलावा अब बात करते हैं अगला है आपका कि सिंधु का उद्गम है, सिंधु का उद्गम है केला श्रृंखला। कौन सा है? केला श्रृंखला। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, वो जो है 3 श्रेणियों को आर पार काटती है, कौन सी काटती है? सतलज काटती है। अगला क्वेश्चन है दूध गंगा नदी अवस्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी? ये जो है झेलम नदी की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत है सोन नदी का शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं ये जो है किसकी जो है वास्तविक स्रोत हैं? सोन नदी की। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं हिमालय का सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी को क्या कहते हैं? सतलज नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज नदी। ये जो है सभी श्रेणियों को हिमालय की को काट कर जो है सिंधु में मिल जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो वो कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है। सतलज नदी का जो है उद्गम तिब्बत चाइना की साइड होता है दोस्तों। ठीक, अब इसके अलावा अब बात करते हैं ब्यास एवं सतलज नदी। ब्यास एवं सतलज नदी जो है नदियों के मध्य फैला हुआ जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब। ब्यास और सतलज के नदियों के बीच में फैला हुआ जो भाग है उसको क्या कहते हैं? बिष्ट। इसके अलावा अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं, तो वह नदी जिसमें मांजुली नदी द्वीप बना गया है स्थित है वो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो वो कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है दोस्तों, तीस्ता नदी, जिसके कारण जो है बाढ़ वगैरह आती रहती है। तीस्ता नदी बहुत चर्चा में रहती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की नदियों का एक प्रमुख कोड कौन सा है? नदी अपहरण जो है ये जो है नदियाँ कर लेती हैं, क्योंकि ढलान वगैरह ज़्यादा है तो आपस में क्या होती हैं? ये अपनी तरफ नदियों को आकर्षित कर लेती हैं। इसके अलावा वह नदी जिसके स्रोत बिंदु यानी पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग
एक ही हैं। तो वो कौन सी हैं? वो दोस्तों सिंध और ब्रह्मपुत्र। सिंध और ब्रह्मपुत्र थोड़ी थोड़ी अंतर से एक ही जगह से निकलती हैं, और एक जो है पश्चिम में चली जाती है और एक पूरब में चली जाती है, और एक जो है क्या कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, और दूसरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा अब बात करते हैं गंगा बेसिन की। गंगा बेसिन की तो भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? तो जोंक नदी नहीं है। बहुत सारी नदियां दी गई होंगी, उसमें से जो है जोंक नदी जो है भारत की जो गंगा नदी है उसका जो है जोंक नदी हिस्सा नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं फरक्का। फरक्का जो है, फरक्का के बाद गंगा नदी जो है प्रमुख धारा में धारा का नाम क्या जाना जाता है? फरक्का बांध जो बना हुआ है उसके बाद जो है उसका नाम क्या हो जाता है? तो दोस्तों उसका नाम पद्मा हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। इसके अलावा वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो वो कौन सा नदी है? वो कौन सा स्थान है? देवप्रयाग है। कौन सा स्थान है? देवप्रयाग है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में देख लो आया हुआ है। बहुत ही अच्छा, कई बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है चंबल नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सी है? चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पर? ये दोस्तों यमुना में। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। इसके अलावा वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो बना हुआ है, वो कौन सी नदी है? अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा जो है नदी है, जहाँ से जो है निकलती हैं। ये जो है बद्रीनाथ जो है प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह। पूर्ववर्ती अफवाह जो है ये गंगा नदी का उदाहरण है। इसके अलावा बात करते हैं कि वह नदी जो अपने कार्यकाल में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, यानी जानी जाती है। वह नदी जो अपने कार्यकाल में परिवर्तन करने के लिए जो है कुख्यात है, जानी जाती है, तो ये है दोस्तों कोसी नदी। और कोसी नदी, इसको बिहार का सूख भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण जो है बिहार में बाढ़ आती रहती है। ये बिहार की बाढ़ का प्रमुख कारण बनी हुई है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। राप्ती नदी। कौन सी नदी है? राप्ती नदी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी है यह, जिसके किनारे जो है क्या बसा हुआ है? लखनऊ सिटी बसी हुई है, गोमती नदी के किनारे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है कि गंगा नदी की सहायक नदी जिसका प्रवाह जो उत्तरी दिशा में है। उत्तरी दिशा में गंगा की सहायक नदी वो कौन सी है? सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी जो है इसका जो है उत्तर की दिशा में प्रवाह होता है। अच्छा, अब बात करते हैं गोदावरी बेसिन की बात करते हैं। तो गोदावरी बेसिन जो है, यमुना नदी की बात करते हैं सबसे पहले गोदावरी बेसिन में। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक साइड नदियाँ दी गई हैं, एक साइड उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो जो है यमुना जो है ये कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री से। इसके अलावा कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में निकलती है जी। और इसके अलावा जो है जी, ये जो है गोदावरी जो है जी, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। और जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो दोस्तों महानदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध।
दोस्तों। इसके अलावा अब बात करते हैं जिन राज्यों में होकर गोदावरी नदी बहती है वे राज्य हैं। वे राज्य कौन से हैं? वे हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है और मध्य आंध्र प्रदेश है। गोदावरी नदी कहाँ से गुजरती है, कहाँ से बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बहती है। इसके अलावा अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी जो है, सबसे लंबी नदी है। ठीक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो नदियों में जल संग्रहण करने की जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किसका है? वो है आपका गोदावरी नदी का। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो वो जो है गोदावरी नदी का है। इसके अलावा कृष्णा बेसिन की बात करते हैं। कृष्णा बेसिन से भी क्वेश्चन बना हुआ है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो तेल नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अन्य नदियों की बात करते हैं तो ये दोस्तों एक तरफ सहायक नदियां हैं, दूसरी तरफ नदी हैं। तो देखते हैं मालप्रभा किसकी नदी है सहायक? वो जो है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की मालप्रभा सहायक नदी है। हेमावती किसकी है? कावेरी की। मंजरा किसकी है? गोदावरी की। प्राणहिता किसकी है? गोदावरी नदी की। तो इसके अलावा और बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? तो वो तापी नदी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? बैनगंगा है। नर्मदा की कौन सी है? तबा है। और कृष्णा की बात करें तो दूध गंगा है। और इसके अलावा जो कावेरी नदी है वो किसकी है? सहायक नदी कौन है उसकी? तो वो है हेमावती। हेमावती सहायक नदी है कावेरी की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है वो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। यह नदी जो है मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। इसके अलावा अब बात करते हैं कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से निकलती है। ये जो है कहाँ से निकलती है? ये जो है माउंट एवरेस्ट दक्षिण से निकलती है। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है ये दोस्तों महानदी है। महानदी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यूपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है 21 में और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस में। इसके अलावा अब बात करते हैं वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी कौन सी हैं? तो वो नदी है आपकी नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी नदियां हैं? वो है नर्मदा एवं ताप्ती। इसके अलावा अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना एक साइड दी गई हैं, दूसरी साइड दो है नदियों की अवस्थिति दी गई है। तो दोस्तों रिहंद बांध जो है, रिहंद परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ये रिहंद नामक नदी पर है। इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बनी हुई है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनी हुई है। और पोचमपाद बांध जो है, ये पोचमपाद जो परियोजना है ये जो है क्या है, किस पर बनी हुई है? ये जो है गोदावरी नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा अब बात करते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बेगई नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बहुत सारी नदियां दी गई होंगी, उसमें से एक होगी ये जिसका नाम है बेगई नदी। बेगई नदी जो है बिल्कुल दक्षिण के एंड में जाकर जो है आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगला क्वेश्चन पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, वह दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो बहती है पश्चिम वाहिनी नदी। पश्चिम वाहिनी का मतलब होता है जो दोस्तों पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां में से दो प्रमुख नदियां जो नर्मदा ताप्ती हैं, ये दोस्तों कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब बात करते हैं कि रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी है। वह भारतीय नदी जो ऐश्वर्य बनाती है
उसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ कहाँ से होती है? तो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी इसके मध्य से होती है। ज्वार नद मुख बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ से होती है कावेरी नदी का उद्गम स्थल? कहाँ से है होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में से होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी। इसके अलावा दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह नदी है हुगली नदी। इसके अलावा वह भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वो दोस्तों कौन सी है? वो दोस्तों दामोदर नदी है। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वो दोस्तों दामोदर नदी। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अफवाह तंत्र रखती हैं तो दोस्तों वृक्षनुमा। कैसा रखती हैं वो? वृक्षानुमा रखती हैं, ठीक है, वो दोस्तों वृक्षानुमा रखती हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं दो राज्यों में पहली बार नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वो दोस्तों जो है किस किस के बीच में किए गए हैं? राज्यों के नदियों के नाम बताइए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। ये दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इसके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो टाई अप करके जो है क्या है ये बनाई गई है। और इसको कहाँ जोड़ा जा रहा है? इसको यमुना नदी से जोड़ा जा रहा है, ठीक। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट, हंगरी सहायक नदी। हंगरी सहायक नदी है किसकी है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो भैया ये है तुंगभद्रा नदी की। तुंगभद्रा नदी की जो है क्या है? हंगरी सहायक नदी है। इसके अलावा संकोश नदी सीमा बनाती है, ये असम एवं अरुणाचल के बीच में सीमा बनाती है। असम एवं अरुणाचल के बीच में सीमा बनाती है। अब बात करते हैं वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो कौन सी नदी है? तो वो दोस्तों महानदी है। वो नदी कौन सी है? वो दोस्तों महानदी है। इसके अलावा अब बात करते हैं दक्कन के पठार में नदियों का प्रभाव होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रभाव होता है तो ये दोस्तों पश्चिम से पूरब जो है नदियों का प्रभाव होता है दक्कन के पठार में। कहाँ होता है? दक्कन के पठार में, याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भैया गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों सोन नदी। अच्छा, गोदावरी की कौन सी है? मंजरा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। अच्छा, जमुना की कौन सी है? केन नदी। इसके अलावा अब देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, सिटी ऑफ रिवर बैंक्स। अब सिटीज ऑफ बैंक रिवर्स की बात करते हैं, यानी नदियों के किनारे बसे हुए शहर की बात करते हैं, सिटीज ऑन रिवर्स बैंक। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों विष्णुप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों अलकनंदा धौलीगंगा के जो है संगम पर क्या कहते हैं उसको? संगम को क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग कहते हैं। और जो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको देवप्रयाग कहते हैं। और आगे जैसे ही और भी नदियाँ मिलेंगी तो उनके बारे में ही बताएंगे। अच्छा, अगला है धौली स्थित है। धौली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भुवनेश्वर में स्थित है। धौली कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। इसके बाद लेह कहाँ स्थित है? दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित क्या है? लेह स्थित है, जो लद्दाख की राजधानी है। इसके अलावा बात करते हैं नासिक की। नासिक कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर कौन स्थित है? नासिक स्थित है। अच्छा, नासिक में क्या होता है? भैया कुंभ लगता है वहाँ पे। अच्छा, और कहाँ कुंभ लगता है? तो कुंभ दोस्तों इलाहाबाद में लगता है। और कहाँ लगता है दोस्तों? और लगता है उज्जैन में। और कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। तो दोस्तों ये 4 जगह जहाँ कुंभ लगता है भारत में। इसके अलावा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों
अब एक और बात बता दें, नदियों की बात हो रही है तो जो नासिक में कुंभ लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और उज्जैन में कुंभ लगता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और जो हरिद्वार में कुंभ लगता है वो गंगा नदी के किनारे लगता है। और अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो इलाहाबाद में कुंभ लगता है प्रयागराज में, वो किस नदी के किनारे लगता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने उस कमेंट में आंसर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था, क्या नाम था? खिड़की, खिड़की नाम था। अगर वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ठीक है। किसी दोस्त को गिफ्ट देना है तो दोस्तों वीडियो को क्या करें, शेयर करें। और अगर आप जो है ऐसी वीडियो और चाहते हैं आगे हमसे देखना तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों और वीडियो कब कब आती हैं हमारी, उसके लिए आपको अगर नोटिफिकेशन मिले तो दोस्तों बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है, तो कौन सी में है? वो है भैया 600वीं जयंती जो है मना रहा है। 2008 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ए में आया हुआ है। अब आप वहाँ से लगा सकते हैं, जब 600वीं अहमदाबाद 2008 में मना रहा था तो अब दोस्तों कितनी मना रहा होगा? अब ये आप जो है इसमें जो है ऐड करके आप बताएंगे मुझे। अब 616वीं दोस्तों उस वो मना रहा होगा, ठीक है। कौन सी मनाएगा? 616वीं मनाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब बात करते हैं दोस्तों तटीय भाग एवं द्वीप समूह की, कोस्टल पार्ट्स एंड द आइसलैंड्स, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पूर्वी भाग से बना हुआ क्वेश्चन है, ईस्टर्न पार्ट्स से बने हुए क्वेश्चन है। जैसे कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र हैं तो नागापट्टिनम कहाँ है? ये दोस्तों कोरोमंडल तट पर स्थित है। अच्छा, अब बात करते हैं कृष्णा डेल्टा एवं कैमोरिन के मध्य स्थित है कौन? कोरोमंडल तट जो है कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमोरिन जो वहाँ जो कमोरिन एक पॉइंट है वहाँ उसके दोनों के जो है मध्य में स्थित है क्या? कोरोमंडल तट। इसके बारे में मैपिंग में आपको और अच्छे से बताऊंगा कि जैसे ये वाला ऐसे भारत है तो ये दोस्तों इसके बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है कैंप कोरिन है यहाँ पर, तो ये इसके बीच में जो एरिया है, इसके बीच में ये एरिया है वो वाला क्या है? कोरोमंडल तट है, ठीक। हाँ, याद रखें, ठीक। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है कहाँ पर? पुलिकट झील दोस्तों स्थित है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों पुलिकट झील के किनारे जो है स्थित है। वहीं से जो है हमारे जो है परमाणु वगैरह जो है बनाए जाते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं पश्चिमी भाग की, वेस्टर्न पार्ट। तो कोरी क्रीक जो है निवेश का स्थित है कहाँ पर? कच्छ के रण में। इसको सर क्रीक भी बोलते हैं दोस्तों। क्या कोरी क्रीक तो बोलते हैं, सर क्रीक भी है यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि केरल कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका कुट्टानाडु। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, कौन सा स्थित है? केरल। द्वीप समूह की बात करते हैं, द्वीप समूह तो द आइलैंड्स ये दोस्तों इससे बने हुए क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। तो ये दोस्तों कौन सा नहीं है? अमीन द्वीप नहीं है, अमीन द्वीपी द्वीप। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय द्वीप में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है तो कौन सा है? वो दोस्तों रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम, जहाँ पर श्री राम ने जो है पूजा की थी, वहाँ पर जो है शिवलिंग स्थापित किया था, वो क्या है?
वो दोस्तों जो है रामेश्वरम है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। कौन सा है? सालसेट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि पाक की खाड़ी अवस्थित है कहाँ पर? पाक की खाड़ी भैया श्रीलंका और जो है पाक स्टेट बोलते हैं इसको, श्रीलंका और भारत के बीच में जो है स्थित है। यानी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में जो स्थित है उसको बोलते हैं पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये श्रीलंका और किसको जोड़ती है? भारत को आपस में जोड़ती है। बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बेअंत साकोदर कच्छ की खाड़ी। एक तरफ द्वीप दिए गए, दूसरी तरफ अवस्थित ही है। तो बेअंत साकोदर कहाँ पर है? तो कच्छ की खाड़ी में। पेरम कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। द्वारका कहाँ पर है? अरब सागर में, अरब सागर के तट पर स्थित है। अच्छा, अब बात करते हैं द्वीप की। तो द्वीप कठियावाड़ तट पर स्थित है। द्वीप कहाँ पर है? कठियावाड़ तट पर स्थित है। इसके अलावा अब है अगला क्वेश्चन है भारत में बेरेन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है कहाँ पर? अंडमान द्वीप समूह में। भारत में बेरेन ज्वालामुखी द्वीप है, ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, हाँ, अंडमान में स्थित है। इसके अलावा वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, मिनिकॉय। कौन सा? मिनिकॉय। इसके अलावा केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है मालाबार तट से। किला अब देखो, इधर जो है मालाबार तट केरल की साइड है, वो तमिलनाडु की साइड को क्या बोलते हैं? वो कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार। और ये जो है मालाबार ऐसे है और जो है कोरोमंडल ऐसे है। और यहाँ पर कैंप कोमोरिन है, जो पॉइंट में बता रहा था, कैंप इंदिरा पॉइंट के पास में। ठीक, तो ये वाला याद रखें। ये जो है ये कौन सा है? ये जो है आपका कोरोमंडल। ठीक, और ये इधर का जो है मालाबार तट है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, वो दोस्तों गोंडवाना समूह। इसके अलावा बेलीकोंडा समूह की बात करते हैं। ये इसका संरचनात्मक हिस्सा है, किसका है? ये दोस्तों पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। इसके अलावा अगला टॉपिक है प्रमुख घाटियाँ, प्रपात, झीलें, इनके बारे में बात करने वाले हैं। मेजर वैलीज, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। ठीक, इसके अलावा तो बात करते हैं घाटीज की। तो ये जो है वैलीज जो हैं, तो अगर क्वेश्चन है इनका, पहला क्वेश्चन है कि वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है। तो कौन सा है वो? तो सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है? ग्लेशियर मीन्स होता है हिमनद। ठीक, तो वो जो है नुब्रा घाटी में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है किस किस के बीच? ये दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। किसके बीच में? ये जो है विषय किसके बीच का है? तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद का, ये है भारत पाकिस्तान के बीच का। अच्छा, सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में स्थित है। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। उसका नाम क्या है? मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? मिलाम ग्लेशियर। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, वह भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है कहाँ पर? दामोदर की घाटी में। दामोदर घाटी में पाया जाता है 2/3 कोयला। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है प्रपात। अगला क्वेश्चन है
कहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है दोस्तों जलप्रपात दिए गए एक साइड, दूसरी साइड नदी दी गई हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। जोग जोग या घरसोपा ये किसके ऊपर है, शरावती नदी के ऊपर। बट्टापराई जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, तो पझियार नदी के ऊपर। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर बसा हुआ है, जबलपुर के पास में। ठीक है, जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। इसके अलावा अब बात करते हैं बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ प्रपात किसके ऊपर है, तो ये बूढ़ा नदी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश देखो, एक साइड राज्य दिए गए हैं, दूसरी साइड जो है गर्म झरने दिए गए हैं। ठंडे झरने नहीं, गर्म झरने, तपते झरने। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में एक गर्म झरना है जो है मणिकरण। मणिकरण जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा में तप्ता पानी, तप्त पानी जो है ये जो है झरना जो है ये उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी जो है ये गर्म झरना है। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान में नारायणी। राजस्थान में कौन सा है, नारायणी। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है कि ये ROAR 2021 में पूछा गया है। इस तरह से इन चीज़ों को याद रखें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली दो रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है। ये दोस्तों कौन सा होता है, ये कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है, ग्रेफाइट दोस्तों पेंसिल में पाया जाता है, जो काला काला होता है, ब्लैक ब्लैक, वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें जो है, जो बीच में इस पेंसिल के जो बीच में, इसके बीच में जो नोक होती है, ये ऐसे करके वो दोस्तों क्या होती है, ये जो है निब जो बनी होती है वही जो है किसकी होती है, ग्रेफाइट की। इसके अलावा अब बात करते हैं, एक साइड भारत के जलप्रपात, दूसरी साइड अवस्थिति। तो बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में। खंडाधार उड़ीसा में, खंडाधार। बाझाचल जो है केरल में स्थित है। बाझाचल कहाँ स्थित है, केरल में। और हिमाचल में कौन सा स्थित है, पलानी। पलानी कहाँ स्थित है, तो हिमाचल में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल। कुंचिकल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं आगे। जब मैं किसी प्रश्न की बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसे एग्जाम में PYQ में एक ही बार पूछा गया हो, लेकिन वो अन्य एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा। तब इस वजह से मुझे पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और कई बार जो पूछा गया होता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर बोलता हूँ कि ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो झीलों की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं, तो वह झील जो भारत के 2 राज्यों के से सीमा साझा करती है, तो ये कौन सी है, पुलिकट झील। और ये कहाँ पर है पुलिकट, ये दोस्तों कहाँ पर है, ये दोस्तों ये दक्षिणी भारत में स्थित है पुलिकट झील। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, सांवर झील। खारे पानी की झील कहाँ पर है, राजस्थान में सांवर झील। इसके अलावा बात करते हैं भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है, ये चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ पर है, भारत में है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन सा पड़ता है, उड़ीसा। इसके अलावा बात करते हैं, है प्रायद्वीपीय भारत में ही, लेकिन वह उत्तरी भारत के पूर्वी एरिया में पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीनों झीलें, ये देख लो, ये दोस्तों तीनों झीलें पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में। और सांबर झील और चिल्का झील तो दोनों ही 2021 के एग्जाम में पूछी गई हैं। UPARO में देख लो, UPPCS ROARO में ये 21वें क्वेश्चन पूछा गया है बुलर झील से, क्योंकि पेपर बनाने वाला वही होगा जिसने ये पेपर बनाया होगा, तो उसने वहीं से क्वेश्चन उठाया होगा। मैं उसकी जानकारी समझ रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब दोस्तों जुड़े रहें हमसे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह जलाशय जिसमें
मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है, जलमग्न हुआ है हरसूद नगर। तो कौन सा? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील। मीठी की मुंबई की मीठी नदी, मुंबई की मीठी नदी जो है निकलती है कहाँ से? ये निकलती है बिहार झील से, बिहार झील से निकलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील स्थित है, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा भारत में फुलहर झील जो है ये स्थित है कहाँ पर? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनदी कहाँ पर अवस्थित है? ये दोस्तों नुब्रा घाटी में। वेफो हिमनदी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हिमनद कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों ब्रावलो घाटी में। अच्छा, इसके अलावा बारह सिगरी हिमनदी कहाँ पर स्थित है? तो चंद घाटी में। अच्छा, इसके अलावा सोना पानी जो है हिमनदी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रा घाटी में, लाहौल में स्थित है। तो इसके अलावा जो है लाहौल की घाटी आपने सुनी होगी, चंद्रा घाटी, लाहौल की घाटी में, ये लाहौल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अब बात करते हैं, एक तरफ दर्रा दिए गए हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो दर्रा और अवस्थिति को देखते हैं कि माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, और नीति दर्रा मान ले उत्तराखंड, यानी माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर हैं? ये उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके अलावा दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अखिल दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। अखिल कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये क्वेश्चन कब आया है? यूपीपीसीएस 2023 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात करते हैं वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वह कारण जो है क्या है? उत्तर पश्चिम भाग में क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो वो जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वह कारण क्या है? वो कारण है पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा चोराबाड़ी ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ के उत्तर में। केदारनाथ के उत्तर में चोराबाड़ी ग्लेशियर बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दोस्तों भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है, ये दोस्तों आपको किसको नहीं पता है? नाजा सिक्किम। इसका मतलब ये है कि नाजा सिक्किम का मतलब नाथुला जेलेपला। नाथुला जेलेपला ये कहाँ पर हैं? ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है नाथुला जेलेपला। इसके अलावा और बात करते हैं, वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो वो कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किधर है? ये पाकिस्तान की साइड में, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की साइड में जो है खैबर दर्रा है। दोस्तों ये वैसे ज़्यादातर पाकिस्तान के एरिया में ही पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं, वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है, कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा, जो लेह को रास्ता देता है, लेह जाने के लिए रास्ता दे रहा है, वो कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा, जोजिला। इसके अलावा नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला जेलेपला सिक्किम में है। इसके अलावा बात करते हैं, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच में सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, वह देश कौन से थे? भारत और चीन के लिए खोला गया था, जिसका नाम है नाथुला दर्रा। इसके अलावा रोहतांग दर्रे की बात करते हैं, इसकी अवस्थिति क्या है? ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? हिमाचल दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है रोहतांग में अवस्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो आप याद रख सकते हैं बनिहाल, रोहतांग, नाथुला और जो है बॉमडीला, ये सब अलग अलग हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, और जो है अरुणाचल प्रदेश बॉमडीला, और बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब इसके अलावा सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला कहाँ पर है? सिपकीला और रोहतांग दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये दोस्तों हिमाचल में स्थित हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मानसून और वर्षा के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है? दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण जो है क्या होता है? भारत में जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। मानसून की उत्पत्ति कौन कराता है? तो वो दोस्तों दक्षिण
और पश्चिमी जो हवाएं होती हैं, पवन होती हैं, उनके द्वारा जो है भारत में क्या होता है, वो जो मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत की जलवायु का प्रभुत्व क्या कैसा है, मानसूनी प्रभुत्व है, मानसून का है दोस्तों। इसके अलावा भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है तो वो केरल में पहुंचता है, केरल में, क्योंकि केरल दोस्तों यहाँ पर केरल बसा हुआ है। और जब मानसून कहाँ से आता है, किस साइड से, दक्षिण पश्चिम से। तो दक्षिण इधर है, दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से जब मानसून ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके जब जाता है तो दोस्तों किधर से आता है, सबसे पहले कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, केरल में आता है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल में नमी निर्भर करती है क्या, वायुमंडल में नमी, वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वायुमंडल में नमी। इसके अलावा बात करते हैं जब वर्षा होगी तो दोस्तों क्या होगा, वायुमंडल में नमी होगी। धरती जब ठंडी होती है तो वायुमंडल में भी नमी आती है। तो इसके अलावा बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कौन सा, चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो चेन्नई में होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ले और ढलाव पहाड़ी स्थल, किसकी खेती अभीष्ट आइडियल होगी, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी होती है, चाय की खेती होती है। कैसे होती है वहाँ पर दोस्तों, ऐसी कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि। कैसी कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि, जिससे क्या होता है, इस पर चाय आसानी से उगाई जा सकती है। ठीक, इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो है वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला है। क्योंकि जब लौटते हुए मानसून जब आते हैं तो उत्तर पूर्वी मानसूनों के द्वारा वहाँ पर वर्षा होती है। जब ऐसे करके ये है, अब जब यहाँ से यहाँ ये ऐसे करके जाता है और जब ऐसे करके मानसून लौट के आता है तो यहाँ पर वर्षा करवाता है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ियों का भी रोल है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। तो अब बात करते हैं वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में होती है। और कहाँ होती है दोस्तों, तो मानसिनराम मेघालय में होती है सबसे अधिक वर्षा। अभी हाल फिलहाल में, पहले चेरापूंजी सबसे ज़्यादा था, अब जो है मानसिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम कहाँ होती है, तो लेह में होती है। लेह जो है किसकी राजधानी है दोस्तों, लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, इसके अलावा भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पर कौन सी होती है, सेंटीमीटर नहीं, मिली सेंटी, यानी सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है हिमालय पर्वत, हमारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके कारण जो है मानसून टकरा जाते हैं और वहाँ पर इतने जो है मानसून वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी जो है पर्वत श्रेणियों के कारण ज़्यादा है। तो दोस्तों वहाँ पर जो है मानसून नहीं पहुँच पाते इस वजह से। ठीक, अब बात करते हैं भारत में वर्षा का आधिपत्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। यह इसका जो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ठीक है, और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का थोड़ा ही महीनों में तेजी से होना, ये दोस्तों क्या है, ये धरती प्यासी का जो है प्यासी धरती समझा जाता है। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उस धरती को कैसा समझा जाता है, प्यासी धरती के समान समझा जाता है। इसके अलावा आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, कब होती है, तो ये दोस्तों कैसे होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। पश्चिमी विक्षोभों द्वारा जो है ये वर्षा होती है। इसके अलावा कलकत्ता में वायु प्रदूषण
कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो ये दोस्तों लघु औद्योगिक इकाइयों का रहता है। लघु औद्योगिक इकाई जो है उनका जो है वर्षा में जो है ये जो है क्या रहता है? योगदान रहता है। इसके अलावा अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल जो है अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है। इसके अलावा हरियाली योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से संबंधित है। जल प्रबंधन से हरियाली योजना संबंधित है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, तो वो कौन सा है? वो दोस्तों उत्तर पश्चिम जो है ये दोस्तों शीतकालीन है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे जो है संपन्न राज्य है, कौन सा है? ये दोस्तों कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो वो कितना होता है? कम होता है। अधिक की जो फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कैसा? कम होता है। कितना होता है? कम होता है। इसके अलावा शुष्कता दशा संदर्भित है, ये दोस्तों निम्न आर्द्रता। और अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मानसेराम। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। उच्चतम मात्रा वाला कौन सा है? इससे पहले कौन सा था? चेरापूंजी, लेकिन अब कौन सा है? अब जो हो मानसेराम है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि तड़ित मेघ कहते हैं किसको? कपासी वर्षा को तड़ित मेघ कहते हैं। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। अब मालाबार कोरोमंडल मैंने बताए थे, तो ये कोरोमंडल तट वही है जो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसूनों से बारिश होती है, वही है। और यहाँ पर मालाबार तट है इधर इस साइड, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लानीना भी प्रबल होता है। लानीना जब है प्रबल होता है तब भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्नीनो से क्या होता है? जब लालीना प्रबल होता है तो भारत में वर्षा जो है मानसून भी खूब आते हैं, वर्षा भी खूब होती है। और जब अल्नीनो प्रबल होता है तो भारत में क्या होता है? सूखा पड़ता है, गर्मी पड़ती है भयंकर। तो ये वाला सीन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट वन की बात करते हैं तो वन जो है, वन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इसके अलावा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, वह भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो कौन सा है वो? मिजोरम। इसके अलावा सदाबहार वन पाया जाता है, तो ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जहाँ सागवान के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। सागवान यानी सागौन के वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दोस्तों पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से कट के बना है, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ सागवान वन पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं वह भारत में अति सघन वनों का
भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह जो है अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा बात करते हैं वृक्षांदित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? पूर्वी दक्कन में। कहाँ पर है? पूर्वी दक्कन में। इसके अलावा वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, वह क्षेत्र जो कभी क्या था वो दोस्तों? वह क्षेत्र, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। अब क्या है? एक आतंकवादी माना जाता है उसे। पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में उसको क्या माना जाता है? उसको जो है एक आतंकवादी माना जाता है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है, अभी हाल फिलहाल में 22 में आया हो या फिर 21 में आया हो। ये दोस्तों यूकेलिप्टस जो है क्वेश्चन बन चुका है यूकेलिप्टस से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं गया या आगे आएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3 जो है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राज्य समूह में जिसमें वह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र वह आच्छादित है। अच्छा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड राज्य समूहों में जिसमें वह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है। इसके अलावा बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.71%। 21.71%। इसके अलावा ये जो है इसमें और क्या दिया गया है? वह क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91%। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्र 24.62% है। तो दोस्तों नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं कहाँ पर? ये दोस्तों एराविकुलम राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में एराविकुलम जो क्या है, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें क्या पाई जाती हैं? नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। वह देश जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल में 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो दोस्तों कौन सा है? भूटान है। कौन सा है? भूटान है वह। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है कितना है? लगभग 12% है। कितना है? लगभग 12% है। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है वह कौन सा है? वह अरुणाचल प्रदेश है। सागौन तथा साल उत्पाद हैं, तो दोस्तों वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। कौन से हैं? सागौन और तथा साल जो है ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है इनको सागौन या साल उत्पादक है। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है मिजोरम का जो है अधिकतम जो है भौगोलिक क्षेत्र जो है क्या है? वनाच्छादित है। ठीक, तो दोस्तों ये है मिजोरम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में। ठीक है, गंगा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा भारत का नहीं हो सकता, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कोई है तो वो कौन सा है? वो है आपका सुंदरबन का डेल्टा।
अच्छा, इसके अलावा डेल्टा कैसा बनता है दोस्तों? एक नदी जो होती है, नदी जब गिरती है कि समुद्र में या अपने मुहाने पर, तो उसके मुहाने पर बहुत सारे प्रकार की ऐसे पेड़ जैसी आकृति बन जाती हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा, ऐसे इस तरीके से। तो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? बताइए, क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दें। मैं तो खैर बताऊंगा ही, पश्चिम बंगाल में तो पाए जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि कहाँ पाए जाते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है, कहाँ मिलता है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित जो है वनाच्छादित क्षेत्र है, तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उसके हिसाब से जो उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके प्रतिशत के हिसाब से जो है न्यूनतम वनाच्छादित जो है क्षेत्र कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं। तो ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो कब होती है वो दोस्तों? या तो अकाल या सूखा पड़ जाए, या फिर बाढ़ आ जाए। एक ही काम होता है, या तो सूखा पड़ जाए, सूखा का मतलब अकाल पड़ जाए, या फिर बाढ़ आ जाए। तो इस टाइम पे जो है खतरा जो है प्राकृतिक खतरा होते हैं ये दोस्तों नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसके अलावा भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जोन ऑफ हाई सेंसिमिक इंटेंसिटी में नहीं आता है, तो वो कौन सा आता है? वो दोस्तों कर्नाटक का पठार। कौन सा आता है? कर्नाटक का पठार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम प्रदेश जो भूकंप ग्रहणशील है, जिसके कारण जो है क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया किसके कारण होती है? वो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है कि उसके कारण ही प्लेट टेक्टोनिक क्रिया जो है होती है। इसके अलावा अब बात करते हैं भारत का भूकंपीय जोखिम अंचल में विभाजित किया गया है, तो वो कितने में किया गया है? 4। कितना किया गया है? 4। इसके अलावा किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, तो दोस्तों 50 वर्ष से कितने टाइम से? 50 वर्ष से अगर किसी को उसके प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाए तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। बहुत सारी जो है संकटग्रस्त भी जो है क्या होती हैं? प्रजातियां होती हैं जो अभी भी हैं, जो जैसे संकटग्रस्त भी हैं और विलुप्त भी हैं। एक तरह से गिद्ध जो है वो जो है संकटग्रस्त वो तो बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त ही हो गया। तो ऐसे डायनासोर है, ये अब कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे कोट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार में जो है कोसी नदी जो है बिहार का अशोक कहा जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा दोस्तों बिहार में जो है बाढ़ अक्सर कर आती रहती है। अच्छा, और क्वेश्चन बीपीएससी में ये भी बन सकता है कि बाढ़ से कितने जो है जिले प्रभावित होते हैं जो है बिहार से बाढ़ से, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य उड़ीसा। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आती हैं, तूफान आंधी वगैरह यहाँ पर जो है आते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें से यहाँ पर जो है ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो दोस्तों इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो फिर पार्ट 2 में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है मुझे लगता है बहुत लंबी जाएगी, तभी जो है
जो है ये डिस्कस हो पाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी जो है बड़ा बड़ा जो टॉपिक है ये बहुत जल्दी कवर नहीं होने वाला। तो आपको अगर ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। कल वीडियो ये जो है दूसरी वीडियो डाली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।